हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ YDG। आई होप कि तुम लोग सब मस्ती भी कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो और सब बढ़िया हो। आज हम लोग क्लास 10th का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लाइफ प्रोसेसेज। ये कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाज़ा तुम इससे लगा लो कि 10th के फर्स्ट टर्म में सिर्फ यही एक चैप्टर है जो कि बायो से आ रहा है एंड इट्स काइंड ऑफ अ बिग चैप्टर। छोटा चैप्टर नहीं है ये, और पूरे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो दैट मेक्स इट अ चैप्टर विच यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। जो भी बताऊं बस उसे ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये लाइफ के बारे में है। ठीक है, ज़िंदगी के बारे में है, जीवन के बारे में। ठीक है, और लाइफ प्रोसेसेज है। प्रोसेसेस का मतलब एक्शंस, कोई प्रोसीजर। ठीक है, जो कि लाइफ को कैरी ऑन करने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस से भी समझा जा ही सकता है। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस हो तो रहे होंगे लिविंग बींग्स में ही। लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, ये सारी बातें बचपन से ही पता है। तो राइट, तो जो लिविंग बींग्स हैं उनमें कुछ बातें कॉमन मिलेंगी। ठीक है, पहले तो लिविंग बींग्स होते कौन कौन है? बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव क्रिएचर है पर लिविंग बींग है। फंजाई, अपने आप में ये किंगडम है। एल्गी, कोई मैंगो ट्री, कोई बनियान ट्री, ग्रासेज, ये सब के सब प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं। ह्यूमन बींग्स, हम लोग, आप लोग, एलिफेंट, मंकी एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स, ये सारे के सारे एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं और सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं। इनमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आता है वायरस का। ठीक है, ये वायरस का बिहेवियर थोड़ा एनॉमलस होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। कुछ यूँ कि जब ये किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है तो ये नॉन लिविंग के ही तरह बिहेव करता है, किसी भी नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी या लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तब ये लिविंग बीइंग की तरह बिहेवियर शो करने लगता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है ना क्योंकि इसके पास भी वही मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किसी भी दूसरे लिविंग सेल के पास होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इसके पास भी है, तो वो इंटरैक्ट कर सकता है। तो जैसे ही सेल में इंटर करेगा वो सेलुलर मशीनरी को टेक ओवर करता है और खुद का नंबर बढ़ाने के लिए यूज करता है। ठीक है, खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करता है। तो वायरस जो है इसको किसी भी एट एनी मोमेंट लिविंग भी नहीं कहा जा सकता है और नॉन लिविंग भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ट्रांजिशन मानते हैं। मतलब लिविंग से नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ बढ़ने का एक ट्रांजिशन, एक चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है वो वायरस है। ठीक है, तो इनफैक्ट हम लोग वायरस के स्ट्रक्चर को हम लोग ए सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, सेलुलर नहीं, ए सेलुलर, उसका उल्टा। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई एक प्रॉपर सेल नहीं होता है। ठीक है, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में कुछ तो कॉमन बातें मिलती होंगी जिनके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग नहीं है। ठीक है, तो उनमें से एक आता है ग्रोथ। किसी भी लिविंग बीइंग में ग्रोथ तो देखा ही जाता है, एक्सटर्नल या इंटरनल। मोस्टली इंटरनल ग्रोथ ही देखा जाता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी दूसरा है जो कि लिविंग बींग्स में विदाउट एक्सेप्शन पाया जाएगा। जो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ना बॉडी में, तो सबको, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सबको कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोला जाता है, या फिनोमिनन को आप लोग मेटाबॉलिज्म बोल सकते हो। ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट एक्सटर्नल, इंटरनल, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, हर तरह का लिविंग बींग्स में पाया जाएगा। ठीक है, मूवमेंट में चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है जो कि मैक्सिमम एनिमल्स में देखा जाता है। ठीक है, ये काम मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में बताओगे कि जब मूवमेंट चेंज ऑफ प्लेस वाला होता है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अभी प्लांट्स में तो चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लिविंग बींग नहीं है या मूवमेंट नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, इट्स वेरी मच अ लिविंग बींग, और उसमें मूवमेंट जो है वो इंटरनल हो रहा है। ठीक है, उसमें फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, हर सेल्स में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है,
तो प्लांट्स में भी मूवमेंट्स मिल रहे हैं, इनफैक्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे हैं। अगला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, हर ऑर्गेनिज्म को सांस लेने की ज़रूरत है और वो सांस लेते भी हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आप लोगों को लिविंग बीइंग समझ में आ गया तो अब हम लोग लाइफ प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब जो लाइफ प्रोसेसेज है ना, इनका जो सबसे फंडामेंटल फंक्शन है, जो सबसे बेसिक फंक्शन है, दैट इज़ टू इंश्योर सर्वाइवल, ठीक है। उन लाइफ प्रोसेसेज का मतलब सर्वाइवल से, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बस जिंदा रखने से, ठीक है। वो डेड ना रहे या नॉन लिविंग ना रहे, वो नॉन लिविंग से लिविंग हो जाए, ठीक है। तो ये जो सर्वाइवल हुआ ना, जिंदा रखने के प्रोसेसेस हुए, उनको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। उनमें हम लोग मेनली 4 ही को रखा है हम लोगों ने इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसे फूड की तो ज़रूरत है ही, तभी तो उसे एनर्जी मिलेगी और वो अपना फंक्शंस कैरी ऑन करेगा। और हर लाइफ प्रोसेस के साथ ना हम लोग एक रिलेटेड करस्पॉन्डिंग सिस्टम भी देखेंगे जो कि उस काम में हेल्प करता हो। तो न्यूट्रिशन में ये काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा भी, और ये हर ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है जो कि सब मिलजुल कर किसी एक काम को कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें से भी हर ऑर्गन इन टर्न विल बी फॉर्म्ड ऑफ मेनी टिश्यूज, और उसमें से भी हर टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। तो इसको हम लोग लिविंग बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि किसी लिविंग बॉडी में टिश्यू भी मिले, ऑर्गन भी मिले, ऑर्गन सिस्टम भी मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, उसमें तो उसके पास तो बस सेल ही है, टिश्यू तो है ही नहीं, ठीक है। तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि उसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है। कुछ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, और डेवलप्ड में ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। ह्यूमन बींग्स में या किसी भी मैमल में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। अगला लाइफ प्रोसेस जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वो होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि इसका एक हिस्सा ब्रीदिंग भी है, कि जो भी फूड ऑर्गेनिज्म ने लिया उससे अब एनर्जी डिराइव करने की ज़रूरत है, उसके लिए फूड को बर्न करना है, तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन में आएगा। और ये कैसे होगा, इसमें शुरू से अंत तक क्या क्या करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली लिविंग बॉडी में या किसी लिविंग सेल में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। गैसेज को ट्रांसपोर्ट करना है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह पर। उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी ही होगी, ठीक है, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानेंगे। एंड द फाइनल वन इज एक्सक्रीशन। इतने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी ऑब्वियसली जनरेट हो रहे होंगे, तो उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी में रखना तो सही होगा नहीं, ठीक है, अदरवाइज दे विल प्रूव वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो उन्हें बॉडी से कंटिन्यूसली एलिमिनेट करने की, रिमूव करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस मिलकर एक किसी भी लिविंग बीइंग का सर्वाइवल इंश्योर करते हैं, ठीक है। और भी एडिशनल सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, पर उनका काम कुछ एडिशनल फंक्शंस को प्रोवाइड करना है, ना कि सर्वाइवल को इंश्योर करना। फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन सिक्रीट करते हैं, राइट, पर वो हार्मोन्स सर्वाइवल को इंश्योर नहीं करते, ठीक है। वो एक एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स ही को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेहतर बना रहे हैं, ठीक है, पर वो सिर्फ सर्वाइवल को इंश्योर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने उसे इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के अंदर काउंट नहीं किया। कईयों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि रिप्रोडक्शन को काउंट करें या नहीं करें, तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है सिंपली यस या नो में, ठीक है, रादर यू विल हैव टू एलिब्रेट अ बिट। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप ये बोलेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है ना, वो इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी एक ऑर्गेनिज्म के मेंबर के लिए रिप्रोडक्शन एकदम ज़रूरी नहीं है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के पास रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं, ठीक है। लेकिन किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन के लिए इट्स अ मस्ट, ये कंप्लीट पूरी तरीके से ज़रूरी है, अदरवाइज पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन कंटिन्यू करे उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके मेंबर्स कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करते रहे, अदरवाइज लाइक डायनासोर्स दे विल गो एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पर रिप्रोडक्शन इज़ नॉट सर्वाइवल प्रोसेस बट ऑन पॉपुलेशन लेवल इट इज, ठीक है। सो आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हों। अगर आ गई हैं तो हम लोग इनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनसे आपको ये पता चले कि एग्जाम्स में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन, आई होप you are able to see it. The question is, which of the following is considered to be borderline organism between living and non-living, ठीक है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, ठीक है। जो बॉर्डर बना रहा है, जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो मैं हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था कि जो एक ऑर्गेनिज्म था जो कि ट्रांजिशन फॉर्म कर रहा था लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली ना ही लिविंग था ना ही नॉन लिविंग था। तो क्या वो बैक्टीरिया था? फर्स्ट ऑप्शन एकदम नहीं। बैक्टीरिया इज अ फुल्ली फ्लेज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इधर इट्स लिविंग और डेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बट इट्स नॉट नॉन लिविंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज वायरस, इट वॉज वायरस, राइट। सो इट्स दैट्स द करेक्ट आंसर। प्रोटोजोन्स का तो सवाल ही नहीं उठता है, और इंसेक्ट्स में भी। प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये बातें भूलनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, in which mode of nutrition an organism derives its food from other living organism without killing it, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव कर रहा है, लेकिन उसे किल नहीं कर रहा है, उसे मार नहीं रहा है। तो ये किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग आगे डिटेल में भी देखेंगे, और इसका एक लूज आइडिया तो आप लोगों को होगा ही पहले से। फर्स्ट ऑप्शन इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है ये हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे, ठीक है, बट इट्स नॉट द आंसर। सेकेंड इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर यू। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक पैरासाइट होता है जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहता है और उससे न्यूट्रिशन सक करता है, डिराइव करता है, ठीक है, पर उसे मारता नहीं है, राइट। सो दैट्स द आंसर फॉर यू। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नॉट द आंसर, एंड ऑटोट्रॉफिक इज no way the correct answer. Okay, so let's move to the third question. The third question is, the respiratory pigment in human beings is, respiratory pigment, respiration में कौन सा पिगमेंट है जो कि किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहा हो इन ह्यूमन बींग्स? पहला ऑप्शन इज कैरोटीन। कैरोटीन इज ऑल्सो अ पिगमेंट, राइट, एक कलरफुल पिगमेंट है, ह्यूमन बींग्स में पाया भी जाता है, पर क्या ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? नहीं, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि वो पिगमेंट जो कि रेस्पिरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो रेस्पिरेशन में कोई भी पिगमेंट किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके, राइट। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट कैरोटीन। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का तो दूर दूर तक एनिमल किंगडम से कोई नाता ही नहीं है, ठीक है। इसका प्रेजेंस प्लांट किंगडम में देखने को मिलेगा, फंजाई में मिलेगा, बैक्टीरिया में भी मिलेंगे कई बार, ठीक है, बट एनिमल किंगडम से इसका कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, एंड दैट सीम्स टू बी द राइट आंसर, ठीक है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसीज में, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। फोर्थ ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ नॉट इवन अ पिगमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, ना कि कोई पिगमेंट, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही गलत है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। एक सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताओ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो कि ब्लड नहीं है, अदर देन ब्लड, राइट।
सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट है जो कि सर्कुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो कि एक तो ब्लड है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। पर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट समथिंग अदर देन ब्लड। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटलेट्स, विच इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि पहली बात तो कि ये फ्लूइड ही नहीं है, दूसरी बात ये कि ये खुद ब्लड का ही हिस्सा है, ठीक है, ये ब्लड का एक हिस्सा है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं होगा। दूसरा आरबीसीज, आरबीसीज यू नो, रेड ब्लड सेल्स, तो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स भी ब्लड का ही हिस्सा है और कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है। सो दिस ऑब्वियसली इज नॉट ऑल्सो द राइट आंसर। देन प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड बट इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है, प्लाज्मा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लड, सो इट्स ऑल्सो नॉट द आंसर। सो द ओनली ऑप्शन इन लेफ्ट विथ अस इज लिम्फ, एंड दैट्स द राइट आंसर फॉर यू। लिम्फ ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और ये ब्लड को सपोर्ट करने का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ दोनों मिलजुल कर सर्कुलेटरी सिस्टम को कैरी ऑन करवाते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट्स द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड। ब्लड को क्लीन करना है, ब्लड को क्लीन करने की ज़रूरत है, एकदम है, ठीक है। हमारे बॉडी में ये काम कौन करता है? किडनी, ठीक है, ऑफ अ पर्सन बाई सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्लड है उसमें से यूरिया सेपरेट करके उससे जो क्लीन किया जा रहा है, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों के लिए एक सवाल होगा कि हम लोग यूरिया ही क्यों सेपरेट कर रहे हैं, और भी चीज़ें होंगी ना, उन्हें क्यों नहीं सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलेगा, ठीक है। सो वॉच आउट फॉर दैट वीडियो, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच यू कीप इन योर माइंड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, और एल्स विल सी इन द वीडियो ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो एनीवे, तो इस प्रोसीजर में हम लोग ब्लड को क्लीन कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली नेचुरली हमारे बॉडी में किडनी करता है, ठीक है। बट आप लोगों ने सुना होगा कि शायद आपके आसपास कोई इंसान है जिसकी दोनों किडनीज काम नहीं कर रही हैं या फेल हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो एक हर हफ्ते या जैसे भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया हो, एक रेगुलर प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, ठीक है, जिसमें कुछ मशीन्स आर्टिफिशियली उसके ब्लड को फिल्टर करती हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ऑस्मोसिस, डेफिनेटली नॉट। ऑस्मोसिस पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसे सिर्फ ब्लड को क्लीन करने का तो काम करते नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ऑस्मोसिस सिर्फ यूरिया को सेपरेट करने में यूज आता है, ठीक है। सो दैट्स नॉट द आंसर। सेकंड इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ठीक है, ब्लड फिल्टर हो रहा है, पर ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज डायलिसिस, एंड दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं, उस मशीन को डायलाइजर बोलते हैं, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है और ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज डबल सर्कुलेशन, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है, इसका एक्सक्रीशन से कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन क्या होता है ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट। आई होप कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हो। ये दिस वाज अ काइंड ऑफ शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेज। आगे हम लोग चारों के चारों लाइफ प्रोसेस को डिटेल्स में देखेंगे। सो वॉच आउट फॉर दोज वीडियोज, राइट, and we are open to your feedback. You can put them in comments. So thanks for